जय श्री राम। अभी हम यूनिट 4 देखने वाले हैं। यूनिट 4 मॉड्यूल ए का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और एमएसएमई के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो एमएसएमई और प्रायोरिटी सेक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इसका रेफरेंस आपको पीपीबी, दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग के सब्जेक्ट में भी होने वाला है। तो बेसिकली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एज अ बैंकर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स भी पता होने चाहिए और एमएसएमई के नॉर्म्स भी पता होने जरूरी है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस यूनिट को दो भाग में डिवाइड करने वाले हैं। पहला भाग जो होगा वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग और एमएसएमई के कंसेप्ट्स के बारे में होगा, और दूसरा जो पार्ट होने वाला है वो एमएसएमई के जो स्कीम्स अवेलेबल है उसके बारे में हम कवर अप करने वाले हैं। तो अभी शुरू करेंगे सर, द कंसेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई। तो इस पार्ट में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहला जो इंट्रोडक्शन का पहला पॉइंट है वो आपको सर लिखना है। वो पॉइंट ये बोलता है कि ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है और एमएसएमई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो आपको यही लिखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इनोवेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला जो पॉइंट है वो खाली स्टैटिस्टिक्स है, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। वास्ट नेटवर्क ऑफ 64 मिलियन एंटरप्राइजेस contributes roughly 45% of the manufacturing output, more than 40% of the exports, and more than 28% of the GDP, while employing approximately 120 million people, ranking second after agriculture in terms of employment। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एमएसएमई कितना इंपॉर्टेंट है। लगभग 64 मिलियन एंटरप्राइजेस इंडिया में काम कर रहे हैं एज एन एमएसएमई। लगभग 45% का हमारा मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट एमएसएमई से आता है, लगभग 40% का एक्सपोर्ट हमारा एमएसएमई से आता है, और लगभग जीडीपी का 28% ये एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है। और एमएसएमई एग्रीकल्चर के बाद सेकंड रैंक पे आता है फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और वो लगभग 120 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। ये इसका स्टैटिस्टिक्स है। तो दिस इज रिलेटिंग टू एमएसएमई। 120 मिलियन मतलब 12 करोड़ लोगों को लगभग वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सो व्हाई एमएसएमई इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बोल सकते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है इकोनॉमी का, वो अंग है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एमएसएमई जो इकोनॉमी को ग्रोथ देता है, इनोवेशन देता है और एम्प्लॉयमेंट देता है। बढ़ेंगे सर अभी अगले कंसेप्ट के ऊपर, उसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर। तो बेसिकली प्रायोरिटी सेक्टर का इंट्रोडक्शन में थोड़ा देता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जो लोन्स बैंक देती थी तो वो खाली बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ही लोन जाती थी, और जो एग्रीकल्चर और छोटे छोटे बिजनेसेस है उनको लोन नहीं मिलता था। तो ये दिक्कत एग्रीकल्चर और एमएसएमईज को होने लगी, और जो बाकी के सेक्टर्स है, वीकर सेक्शंस हो गए, शेड्यूल कास्ट होंगी, शेड्यूल ट्राइब्स होंगी, तो इनके लिए कुछ ज्यादा लोन नहीं मिलते थे पहले, और सारे के सारे लोन बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज को जाते थे। तो उसके कारण जो क्रेडिट फ्लो था, क्रेडिट डिलीवरी था, वो कम होता था इन सेक्टर्स के लिए। मतलब ये सेक्टर्स तो इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उनको लोन नहीं मिलेंगे तो वो डेवलप कैसे करेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक कंसेप्ट लॉन्च की, उसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर। मतलब आप इन लोगों को लोन आपको देना ही पड़ेगा। तो एक लिमिट तक आपको इनको लोन देना ही चाहिए मिनिमम, और बाकी के लोन आप किसी को भी दे सकते हो। ये ऐसा कंसेप्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। मतलब कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनको आपको लेंडिंग देना बहुत ही जरूरी है। आप अगर बैंक हो तो आप इनको लेंडिंग करना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो बेसिकली इसके स्टार्टिंग कब हुई थी वो हमें देखना है। द करंट फ्रेमवर्क ऑफ पीएसएल वाज स्टार्टेड इन 1967। 1967 डेप्यूटी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और एफएम थे मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो थे उनका ये रूल, उनका ये गवर्नमेंट था, और उन टाइम
ये प्रायोरिटी सेक्टर का कंसेप्ट लॉन्च किया गया था। तो 1967 में जो हमारे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, उनका गवर्नमेंट चल रहा था और उन्होंने ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ये कंसेप्ट प्रायोरिटी सेक्टर का। तो बेसिकली स्टेटेड इन लोकसभा दैट देयर वेर परसिस्टेंट कंप्लेंट्स फ्रॉम सेवरल प्रायोरिटी सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स दैट दे आर नॉट एंटरटेन प्रॉपरली फॉर बैंक क्रेडिट। तो उनको बहुत सारे कंप्लेंट्स किए गए थे गवर्नमेंट को कि हमको लोन नहीं मिल रहा है, हमको क्रेडिट अच्छे से नहीं मिल रहा है, तो हम डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ डिसीजंस लो और उसके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर का कंसेप्ट लॉन्च किया। इन दिस केस द गवर्नमेंट अमेंडेड द लॉ एंड टुक अ सोशल कंट्रोल ओवर द बैंक्स। तो इसके कारण ही नेशनलाइजेशन हुआ था कि बैंक ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ये बड़े बड़े बैंक्स थे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र थी, पंजाब नेशनल बैंक थी, बैंक ऑफ बड़ौदा थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी, बैंक ऑफ इंडिया थी, ये सब प्राइवेट बैंक्स थे। तो 1970 में नेशनलाइजेशन किया और पहले 14 बैंकों को गवर्नमेंट बैंक्स घोषित किया, उनका कैपिटल टेक ओवर किया और उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कन्वर्ट किया गया। तो उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण सोशल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास चला गया और उसके कारण ये जो नेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का जो कंसेप्ट है, वो शुरू होने की शुरुआत हुई थी। तो दैट इज द बेसिक लॉजिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। आगे बढ़ेंगे। द लेटेस्ट सर्कुलर ऑफ आरबीआई ऑन पीएसएल इज रिवाइज्ड इन सितंबर 2020 टू इंक्लूड स्टार्टअप्स, सोलर पावर प्लांट्स बाय फार्मर्स, लोन फॉर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस एक्सेट्रा। तो ये सब नया कंसेप्ट शुरू होने लगा। तो साल दर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स और लेंडिंग के सर्कुलर में हुआ करती थी। जो लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ वो सितंबर 2020 में था। अभी भी लेटेस्ट 24 में भी हुआ है, लेकिन वो हम पीपीबी में कवर करेंगे। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट, इस सब्जेक्ट में आपको बेसिक कंसेप्ट देखना है, तो वो हम खाली देखने वाले हैं। बढ़ेंगे सर आगे। लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अभी प्रायोरिटी सेक्टर माने क्या, तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन आता है। पहला जो आता है वो है एग्रीकल्चर, पहला जो आता है वो है एग्रीकल्चर। दूसरा जो आता है वो है एमएसएमई, दूसरा जो आता है वो है एमएसएमई। तीसरा है एक्सपोर्ट क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट। तीसरा जो है वो है एक्सपोर्ट क्रेडिट। चौथा जो है वो है एजुकेशन, चौथा जो है वो है एजुकेशन। पांचवा जो है वो है हाउसिंग। फिर आता है सोशल इंफ्रा, फिर आता है सोशल इंफ्रा, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। फिर आता है वीकर सेक्शंस, फिर आता है वीकर सेक्शंस और लास्ट में आता है अदर्स। सो ये सब हमारे वीकर प्रायोरिटी सेक्टर्स है। तो बेसिकली एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन, अदर्स। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन, अदर्स, ये सब आते हैं हमारे प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट में। तो प्रायोरिटी सेक्टर माने क्या, तो ये सब जो सेक्टर्स है इनको हम प्रायोरिटी सेक्टर ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या क्या आता है सर, एग्रीकल्चर आता है, एमएसएमई आता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है, एजुकेशन आता है, हाउसिंग आता है, सोशल इंफ्रा आता है, रिन्यूएबल एनर्जी, फिर वीकर सेक्शंस और अदर्स। अभी इसका लेंडिंग का नॉर्म्स क्या क्या है, तो बेसिकली आपको कितना इनको लोन्स देना है, कंपलसरी आपको कितना लोन्स इनको देना है। तो इसमें 4 कैटेगरीज की गई है। पहली जो कैटेगरी है वो है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक। इसमें आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स नहीं आते। फिर से मैं रिपीट करता हूं, सब कमर्शियल बैंक्स, लेकिन इसमें आरआरबी और एसएफबी नहीं आते। लेकिन जो फॉरेन बैंक्स जिनके 20 ब्रांचेस से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में है वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो सब कमर्शियल बैंक्स इसमें आएंगे और फॉरेन बैंक्स भी आएंगे जिनके 20 या 20 से ज्यादा ब्रांचेस इंडिया में है, ये सब पहले कैटेगरी में आएंगे। लेकिन आरआरबी और एसएफबी, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इसमें नहीं आएंगे, इसमें नहीं आएंगे, इनका अलग कैटेगरी किया गया है। तो पहला कैटेगरी कौन सा है सर, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी एसएफबी बट फॉरेन बैंक्स हैविंग 20 ब्रांचेस एंड अबव। तो सब कमर्शियल बैंक्स इसमें है और फॉरेन बैंक्स भी है जिनका 20 ब्रांचेस या 20 से अबव ब्रांचेस इंडिया में है, लेकिन इसमें आरआरबी और एसएफबी नहीं है।
तो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी जो है वो है फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। तो दूसरा कैटेगरी कौन सा है? ऐसे फॉरेन बैंक्स जिनके इंडिया में 20 से कम ब्रांचेस है, वो सेकंड कैटेगरी में आता है। तीसरा कैटेगरी सर रीजनल रूरल बैंक्स या आरआरबी का है, और चौथा कैटेगरी जो है वो एसएफबी का है, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये चार कैटेगरीज हमको अलग अलग देखनी है, क्योंकि हर एक कैटेगरी का कुछ अलग अलग फीचर है। तो पहला कैटेगरी कौन सा है? सब डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स हैविंग ब्रांचेस 20 एंड अबव इन इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड आरआरबी एंड एसएफबी। दूसरा कैटेगरी है फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। तीसरा कैटेगरी है रीजनल रूरल बैंक्स, और चौथा कैटेगरी है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अभी बढ़ेंगे सर टारगेट के ऊपर। तो इनको टोटल टारगेट कितना दिया गया है? 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबीई whichever is higher, COBE whichever is higher। सर ये आपको लिखना है, ये नोट्स में जानबूझ के ब्लैंक रखा है, क्योंकि ये टेबल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको ये सर लिखना पड़ेगा। तो पहला कैटेगरी का हम टोटल प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट देख रहे हैं। तो टारगेट कितना है? 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर। 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर। तो एएनबीसी का मतलब क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। एएनबीसी का मतलब क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। तो एएनबीसी का मतलब क्या है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और सीओबी का मतलब क्या है? क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। ये आपको निकालने के लिए कोई नहीं पूछेगा, तो खाली आपको ये याद रखना है। तो एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर मतलब क्या? मान लो कि हमारा एएनबीसी 1000 है और सीओबी 800 है। सीओबी कितना है? 800 है। अभी 1000 का अगर 40% निकालेंगे तो वो 400 आता है, और 800 का 40% निकालेंगे तो 320 आता है। विचेवर इज हायर मतलब आपको 400 टोटल प्रायोरिटी सेक्टर रखना है। दैट इज द लॉजिक ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर। तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना दिया गया है सर? 40%। आपको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना दिया गया है सर? 40%। और 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर, 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर, 40% ऑफ एएनबीसी सीओबी विचेवर इज हायर। तो टोटल टारगेट पहले कैटेगरी को कितना दिया है सर? 40% दिया है। अभी उस 40% में से 18% आपको एग्रीकल्चर को देना है। उस 40% में से 18% आपको एग्रीकल्चर को देना है, और उस 18% में से 10% आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना है। उसमें से 10% आपको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को देना है। बात समझ में आएगी आपको? तो बेसिकली टोटल टारगेट कितना है? 40%। 40% में से 18% मतलब 40 के 18 नहीं निकालना है, 40% में से 18% आपको एग्रीकल्चर को देना है, और उस 18% में से 10% आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, जिसको हम प्यार से एसएमएफ भी बोलते हैं, जिसको हम प्यार से एसएमएफ भी बोलते हैं, उनको देना है। तो 18% हम एग्रीकल्चर को देंगे, और उस 18 में से 10% हम एसएमएफ को देंगे। उस 18% में से 10% हम एसएमएफ को देंगे। अगला पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। और एक टारगेट आपको दिया गया है कि आपको माइक्रो एंटरप्राइज जो है उनको 7.5% देना है। अभी ये जो परसेंटेज हम निकालेंगे वो भी ऐसे ही निकालेंगे, एनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर, एनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर। तो माइक्रो को कितना देना है आपको? 7.5%। मतलब 40% में से 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, 7.5% जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज को। एमएसएमई पूरा नहीं, खाली माइक्रो स्मॉल मीडियम में से खाली माइक्रो को आपको 7.5% देना है, खाली माइक्रो को आपको 7.5% देना है। और वीकर सेक्शंस को आपको 12% देना है। मतलब जो आपका 40% का टारगेट है उसमें से 18% गए एग्रीकल्चर को, 12% गए वीकर सेक्शंस को, मतलब मिला के हुआ 30%।
और बाकी से 7.5% आपको देना है माइक्रो एंटरप्राइज को, और फिर बचा हुआ आपको कोई भी दे सकते हो। तो 2.5% बचता है, वो किसी को भी दे सकते हो और उससे ज्यादा भी दे सकते हो। ये मिनिमम है सर, याद कर लीजिए, ये मिनिमम है, दिस इज नॉट मैक्सिमम। आप प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट कितना भी करो, लेकिन मिनिमम 40% आपको करना है। आपने ज्यादा किया तो बढ़िया है, कम नहीं होना चाहिए, दैट इज द लॉजिक। तो 40% टोटल आपको एएनबीसी या सीओबी विचेवर इज हायर आपको प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें से 18% जाएगा एग्रीकल्चर, उसमें से 10% जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, फिर 7.5% जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और वीकर सेक्शंस को जाएगा 12%। दैट इज द लॉजिक ऑफ फर्स्ट कैटेगरी। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, फॉरेन बैंक्स विथ 20 ब्रांचेस लेस देन 20 ब्रांचेस। तो अभी ऐसी कैटेगरी हम देख रहे हैं जिनका ब्रांचेस 20 से कम है। अभी आप इन बैंक्स को ये नहीं बोल सकते कि आप जाके एग्रीकल्चर को फाइनेंस करो, क्योंकि उनका ब्रांचेस ही 20 से कम है। मतलब पूरे इंडिया में उनका ब्रांचेस 20 से कम है। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप एग्रीकल्चर को फाइनेंस करो, आप उनको ये नहीं बोल सकते कि आप वीकर सेक्शंस को फाइनेंस करो, क्योंकि वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि उनके ब्रांचेस ही 20 से कम है। तो इसके लिए उनको एक टारगेट दिया गया, टारगेट तो 40% ही है, लेकिन उसमें से 32%, मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट फाइनेंस को दे सकते हैं। मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट फाइनेंस को दे सकते हैं, मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट फाइनेंस को दे सकते हैं, और बचा हुआ 8% बाकी प्रायोरिटी सेक्टर उनको पूरा करने को बोला है। तो उनको टारगेट कितना है सर? 40% ही है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम 32% वो एक्सपोर्ट के लिए दे सकते हैं, और बचा हुआ 8% वो किसी भी प्रायोरिटी सेक्टर के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर एग्रीकल्चर के लिए इनको कोई ऐसा फिक्स लिमिट नहीं दिया गया, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। फिर माइक्रो के लिए भी नहीं दिया गया, और वीकर सेक्शंस के लिए भी नहीं दिया गया। तो स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, खाली 40% बोला है, और उसमें से मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट के लिए देने को बोला है। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, रीजनल रूरल बैंक्स। अभी इनको जो टारगेट है वो 75% है सर। कितना टारगेट है सर? 75% टारगेट है। 75% में से वो मैक्सिमम 15% किसको दे सकते हैं? मैक्सिमम 15% वो दे सकते हैं मीडियम एंटरप्राइज को, मैक्सिमम 15% दे सकते हैं मीडियम एंटरप्राइज को, फिर रिन्यूएबल एनर्जी को, और सोशल इंफ्रा को। तो बेसिकली उनको टोटल कितना दिया गया है सर? 75%। तो अभी उनको टारगेट कितना है? 75%। उसमें से वो कितना भी दे दे मीडियम को, लेकिन हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 15% ही रिकॉग्नाइज करेंगे सर। वो भले ही उनको 60% दे दो, लेकिन हम रिकॉग्नाइज कितना करेंगे? 15% ही करेंगे। किसके लिए? मीडियम एंटरप्राइज के फाइनेंस के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अगर आरआरबी ने सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी और मीडियम एंटरप्राइज को लोन दिया है, तो वो मैक्सिमम कितना रिकॉग्नाइज होगा प्रायोरिटी सेक्टर के लिए? 15% ही होगा। वो दे कितना ही, लेकिन हम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे? 15% ही करेंगे। टोटल टारगेट कितना है सर? 75%। उसमें से आपने रिन्यूएबल एनर्जी, मीडियम एंटरप्राइज और सोशल इंफ्रा, इसके लिए अगर लोन दिया है, तो वो हम मैक्सिमम रिकॉग्नाइज करेंगे 15%। अभी उनको एग्रीकल्चर के लिए कितना है? सेम 18%। उसमें से 10% जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, उसमें से 10% जाएगा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए अगेन 7.5%, और वीकर सेक्शन जो है उनके लिए 15% है सर। ये अलग है सर, ये अलग है, 15% है। तो आरआरबी को क्या क्या टारगेट्स है? 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विचेवर इज हायर। अभी जब वो मीडियम एंटरप्राइज, रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रा को लोन दिया है, तो हम प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के लिए खाली 15% ही पकड़ेंगे, वो दे कितना ही। एग्रीकल्चर को उनको मिनिमम 18% देना है, उसमें से 10% जाएगा एसएमएफ, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो के लिए 7.5% जाएगा, और वीकर सेक्शंस के लिए 15% जाएगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट फॉर आरआरबी। बढ़ेंगे सर अगले कैटेगरी के ऊपर, जिसका नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी। स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक एसएफबी। तो उनके लिए टारगेट कितना है सर? 75%। अभी ये जो कंडीशन है ये इधर नहीं है,
ये जो कंडीशन ये इधर नहीं है, खाली 75% ही है, खाली 75% ही टारगेट है। उसमें से 18% अगेन जाएगा एग्रीकल्चर, 10% जाएगा एसएमएफ को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, 7.5% जाएगा माइक्रो एंटरप्राइज को, और वीकर सेक्शंस के लिए जाएगा 12%। तो वीकर सेक्शंस के लिए जाएगा 12%, वीकर सेक्शंस के लिए जाएगा 12%। तो टोटल 75% है, उसमें से 18% जाएगा एग्रीकल्चर, उसमें से 10% जाएगा एसएमएफ को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, फिर 7.5% जाएगा माइक्रो को, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन जाएगा 12%। तो ये लिमिट्स दिए गए हैं। अभी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं सर? स्मॉल मतलब मार्जिनल फार्मर्स किसको बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर्स यानी जिनके पास 2.5 हेक्टर से कम लैंड है, 2.5 हेक्टर से कम लैंड है, उनको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। 2.5 हेक्टर से कम है, 2.5 हेक्टर से कम एग्रीकल्चर लैंड है, उनको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। 2.5 हेक्टर्स मतलब 1 लाख स्क्वायर फुट, 1 लाख स्क्वायर फुट मतलब 2.5 एकड़। सॉरी सॉरी, एक मिनट, एक करेक्शन है, सॉरी 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 सॉरी, 1 हेक्टर से कम अगर लैंड है तो इनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। सॉरी, देयर इज अ करेक्शन, 1 हेक्टर से अगर कम लैंड है तो इनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। 1 हेक्टर माने 2.5 एकड़, 1 हेक्टर माने 2.5 एकड़, 1 हेक्टर माने 2.5 एकड़, और 2.5 एकड़ माने 1 लाख स्क्वायर फीट, 2.5 एकड़ माने 1 लाख स्क्वायर फीट। तो जिनके पास 2.5 एकड़ से कम लैंड है, जिनके पास 1 हेक्टर से कम लैंड है, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स बोलते हैं। और जिनके पास 1 से 2 हेक्टर लैंड है, 1 से 2 हेक्टर लैंड है, तो इनको हम स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। तो बोलते टाइम हम पहले स्मॉल शब्द का यूज करते हैं, लेकिन छोटा कौन है? मार्जिनल छोटा है। तो मार्जिनल किसको बोलेंगे? जिसके पास 1 हेक्टर से कम लैंड है उसको हम मार्जिनल बोलेंगे। 1 हेक्टर माने 2.5 एकड़ मतलब 1 लाख स्क्वायर फीट। और स्मॉल फार्मर्स किसको बोलेंगे? 1 से 2 हेक्टर जिसके पास लैंड होगा उसको हम स्मॉल फार्मर बोलेंगे, जिसका मतलब है 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक जिसके पास लैंड है उसको हम स्मॉल फार्मर बोलेंगे। तो दिस इज द लॉजिक ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स। ये आपको याद रखना है, ये प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट इतना ही है। तो आपको इसमें याद क्या रखना है सर? कैटेगरीज आपको याद रखनी है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल एनर्जी, वीकर सेक्शन, अदर्स। फिर आएंगे हम प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के ऊपर। 4 कैटेगरीज है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स विद 20 और मोर ब्रांचेस बट एक्सक्लूडिंग आरआरबी, एसएफबी। इनको टारगेट कितना है सर? 40%। उसमें से 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, उसमें से 10% जाएगा एसएमएफ को, फिर 7.5% जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस को, और फिर 12% जाएगा वीकर सेक्शन को। फिर आएगा फॉरेन बैंक्स विद 20 ब्रांचेस, लेस देन 20 ब्रांचेस, तो इनको खाली 40% करने को बोला है। उसमें से मैक्सिमम 32% एक्सपोर्ट क्रेडिट कर सकते हैं, बाकी का 8% आप किधर भी करो, लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करना है 40%। तो इनके लिए एग्रीकल्चर नॉट एप्लीकेबल है, माइक्रो नॉट एप्लीकेबल है, वीकर सेक्शंस नॉट एप्लीकेबल है। अभी आएंगे आरआरबी के ऊपर, रीजनल रूरल बैंक्स, तो इनको 75% बोला है। अगर ये रिन्यूएबल एनर्जी, सोशल इंफ्रा और मीडियम एंटरप्राइज को लोन देते हैं तो मैक्सिमम कितना रिकॉग्नाइज करेंगे हम प्रायोरिटी सेक्टर के लिए? 15% ही करेंगे। उनके लिए एग्रीकल्चर 18% है, उसमें से 10% जाएगा एसएमएफ को, फिर 7.5% माइक्रो को जाएगा, और फिर 15% जाएगा वीकर सेक्शन को, 15% जाएगा वीकर सेक्शन को। फिर आएंगे एसएफबी के ऊपर। एसएफबी को 75% टारगेट दिया गया है, 18% जाएगा एग्रीकल्चर को, 10% जाएगा एसएमएफ को, 7.5% जाएगा माइक्रो को, और 12% जाएगा वीकर को। एसएमएफ मतलब क्या? मार्जिनल मतलब जिसके पास 1 हेक्टर से कम लैंड है, मतलब 2.5 एकड़ से कम लैंड है, मतलब 1 लाख स्क्वायर फुट से कम लैंड है, तो इसको हम मार्जिनल बोलेंगे। स्मॉल किसको हम बोलेंगे? जिसके पास 1 हेक्टर से 2 हेक्टर तक लैंड है, मतलब 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक लैंड है, इसको हम स्मॉल फार्मर्स बोलेंगे। तो ये था पूरा प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट का डेफिनेशन, और हमने प्रायोरिटी सेक्टर ये कंसेप्ट कंप्लीट कर दी गई है। अभी हम बढ़ेंगे सर एमएसएमई एक्ट के ऊपर। एमएसएमई एक्ट के ऊपर हम बढ़ेंगे सर। तो एमएसएमई एक्ट क्या बोलता है? बेसिकली एमएसएमई जो एक्ट है, एमएसएमई जो एक्ट है अभी, वो बेसिकली किसके लिए है सर? वो है हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। अभी ये क्यों है? तो बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज कि
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था सर? बेसिकली ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है उनका हम अच्छे से ख्याल रख सके ताकि वो हमारे इकोनॉमी को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो बेसिकली एंटरप्राइजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसका नाम है पहले का नाम है माइक्रो, दूसरे का नाम है स्मॉल और तीसरे का नाम है मीडियम। तो अभी माइक्रो मतलब क्या? तो 2 कैटेगरीज आपको, 2 कंडीशंस आपको देखनी है और बीच में एंड है सर, एंड है, एंड मतलब आपको इन्वेस्टमेंट भी देखना है, टर्नओवर भी देखना है, इन्वेस्टमेंट भी देखना है, टर्नओवर भी देखना है, इन्वेस्टमेंट भी देखना है, टर्नओवर भी देखना है। माइक्रो किसको बोलेंगे सर? जिसका अभी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग होगा तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी, अगर सर्विसेज होगा तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, मतलब जिससे आप धंधा करोगे, जिससे आप बिजनेस करोगे, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी। अभी माइक्रो किसको बोलते हैं सर? जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है, जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है और टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो। जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे माइक्रो। अभी स्मॉल किसको बोलेंगे सर? स्मॉल किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है और टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल। जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है एंड जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल। और मीडियम किसको बोलेंगे सर? जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर जिसका 500 करोड़ से कम है, उसको हम बोलेंगे मीडियम एंटरप्राइज। तो माइक्रो किसको बोलते हैं सर? जिसका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, उनको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे सर? जिनका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है और जिनका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, उनको हम स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। और जिनका टर्नओवर इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है एंड इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 500 करोड़ से कम है, तो उनको हम मीडियम बोलेंगे। तो माइक्रो किसको बोलेंगे? जिनका इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम है, टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। स्मॉल किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है, टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। और मीडियम किसको बोलेंगे? जिसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, इनको हम मीडियम बोलेंगे। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो टर्नओवर इज 4 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर इज 4 टाइम्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो टर्नओवर 10 करोड़ दिया है। 25 इंटू 4 100, 125 इंटू 4 500, 2.5 इंटू 4 10 करोड़, 25 इंटू 4 100 करोड़, 125 इंटू 4 500 करोड़। तो ये 4 टाइम्स है। मतलब माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है, टर्नओवर 4 टाइम्स मतलब 10 करोड़ है। स्मॉल के लिए इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ है तो टर्नओवर 4 टाइम्स 100 करोड़ है। मीडियम के लिए इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ है तो टर्नओवर 4 टाइम्स मतलब 500 करोड़ है। तो एक आपको याद रखेगा, आपको याद रखना है 4 टाइम्स टर्नओवर करना है, दैट इज द सिंपल लॉजिक। इसमें से इसमें एंड है, एंड एक एग्जांपल के साथ आपको मैं कवर अप कर देता हूं। तो अभी आगे बढ़ेंगे सर, एक एग्जांपल लेता हूं मैं बाद में, तो आपको कवर अप हो जाएगा। ओनली फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 7 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट। सो सेक्शन 7 ऑफ एमएसएमईडी एक्ट में कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस है जो एमएसएमई में कवर होते हैं, जो एमएसएमई में कवर होते हैं। तो पहला होता है मैन्युफैक्चरिंग। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सब एमएसएमई में कवर होते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है वो सब एमएसएमई में कवर होते हैं। दूसरा है सर्विस यूनिट्स, मतलब जो सर्विस इंडस्ट्री में है, कौन सी भी सर्विस होगी, आईटी हो, सीए हो, एडवोकेट हो, कौन सी भी सर्विस हो, कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस हो, एनी टाइप ऑफ सर्विस, वो आप एमएसएमई में कवर कर सकते हो। और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी एमएसएमई में कवर होती है। ट्रेडिंग एक्टिविटी भी एमएसएमई में कवर होती है। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे सर। देखो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब फर्स्ट टाइम में एमएसएमई का कैटेगराइजेशन करूंगा, मतलब एक यूनिट को फर्स्ट टाइम पहले एमएसएमई में क्लासिफाई करूंगा, तो कैसे मैं ये कंडीशंस लगाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2025 को अगर मेरा टर्नओवर
31 मार्च 2025 को मेरा टर्नओवर 12 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़, मतलब मेरा टर्नओवर कितना है सर 12 करोड़ और इन्वेस्टमेंट कितना है सर 1 करोड़। मैं फर्स्ट टाइम एमएसएमई में क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। ये मेरा एबीसी यूनिट है, एबीसी यूनिट ये मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है जो बिजनेस कर रही है और 31/3/25 का उनका जो टर्नओवर है वो 12 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है। तो उनका क्लासिफिकेशन क्या होगा, माइक्रो होगा कि स्मॉल होगा कि मीडियम होगा। अभी देखो, अगर माइक्रो होना है तो 2.5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड टर्नओवर 10 करोड़ से कम चाहिए। और अगर स्मॉल होना है तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के ऊपर चाहिए लेकिन 25 करोड़ से कम होनी चाहिए और एंड इन्वेस्टमेंट टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए लेकिन 100 करोड़ के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर माइक्रो होना है तो 2.5 करोड़ के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए एंड टर्नओवर 10 करोड़ के अंदर चाहिए। अगर स्मॉल होना है तो इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए लेकिन 25 करोड़ से कम होनी चाहिए एंड टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए लेकिन 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अभी मेरा टर्नओवर तो 10 करोड़ के ऊपर है लेकिन इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के नीचे है, तो मैं स्मॉल के दोनों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई करता, इसलिए मेरा कैटेगराइजेशन माइक्रो होगा। इसलिए मेरा कैटेगराइजेशन माइक्रो होगा। भले ही मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर हो लेकिन मेरी इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के ऊपर नहीं है, इसलिए मैं स्मॉल एंटरप्राइज नहीं बनूंगा, मैं माइक्रो ही रहूंगा। तो फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन, पहली बार अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो ये रूल अप्लाई करना है। पहली बार अगर क्लासिफिकेशन हो रहा है तो ये रूल अप्लाई करना है। बीच में एंड है, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो अभी एबीसी यूनिट 31/3/25 में इसका टर्नओवर तो 12 करोड़ है जो 10 करोड़ के ऊपर है, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से नीचे है, तो ये स्मॉल नहीं बनेगा, ये माइक्रो ही बनेगा। और इसका फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइज। इसका फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइज। इसका फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन क्या होगा, माइक्रो एंटरप्राइज। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर। फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट कवर्ड विद इन एमएसएमई। तो अभी ऐसे भी कुछ एक्टिविटीज है जो एमएसएमई में इंक्लूड नहीं होती। पहला जो एक्टिविटी है वो है रियल एस्टेट। क्यों है ऐसा, क्योंकि रियल एस्टेट को पहले ही और स्कीम्स अवेलेबल है, तो इनको अभी फिर से एमएसएमई में नहीं लिया गया। तो बिल्डर एंड डेवलपर जो होते हैं, बिल्डर एंड डेवलपर मतलब क्या, जो लैंड भी परचेस करते हैं, स्कीम भी बना के उधर बिल्डिंग तैयार करके फ्लैट सेल करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बिल्डर एंड डेवलपर। और जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो अलग होता है। कॉन्ट्रैक्टर लैंड वगैरह कुछ खरीद नहीं करता, वो खाली प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करके देता है। तो कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर डेवलपर नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, जैसा प्लान दिया गया है उसके हिसाब से बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके बिल्डर को हैंड ओवर करता है, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। तो बिल्डर एंड डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर में डिफरेंस है, आप पहले ये समझ लेना। अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि रियल एस्टेट, बिल्डर, डेवलपर ये एमएसएमई में नहीं आते, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर लेकिन वो आता है। क्यों आता है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइडर है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर लैंड परचेस नहीं करता, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर ने दिया हुआ प्लान एग्जीक्यूट करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके देता है। तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर तो एमएसएमई में आएगा, लेकिन बिल्डर डेवलपर नहीं आएगा, बिल्डर डेवलपर नहीं आएगा, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बिल्डर डेवलपर नहीं आएगा। अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी एमएसएमई में नहीं आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर को और भी अलग स्कीम्स दी गई है। फिर फॉरेस्ट्री भी नहीं आती, फॉरेस्ट्री जो होता है वो भी नहीं आता एमएसएमई में, फिर से उसके लिए कुछ अलग स्कीम्स अवेलेबल है। फिशिंग नहीं आता, फिशिंग एक्वाकल्चर नहीं आता, क्योंकि उनके लिए भी कुछ अलग स्कीम्स दी गई है, तो एमएसएमई में उनका इंक्लूजन नहीं हुआ है। और लास्ट है
हाउस होल्ड एम्प्लॉइज मतलब हमारे इधर जो मासी आती है काम करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, कपड़े धोने के लिए, तो इनको हम हाउस होल्ड एम्प्लॉइज बोलते हैं। तो वो भी एमएसएमईज में कवर नहीं होती। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर। अभी हम बोल रहे थे कि टर्नओवर इतना हो तो ये, इन्वेस्टमेंट इतना हो तो ये, तो इसके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अभी हमको देखना है कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे टर्नओवर का। तो हम इतना टाइम से बोल रहे हैं कि इतना टर्नओवर होगा तो ये, इतना टर्नओवर होगा तो वो, लेकिन ये टर्नओवर का कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का कैलकुलेशन करे तो कैसे करे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है और वो हमको याद रखना है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी का कैलकुलेशन करना है या फिर इक्विपमेंट का अगर आपको कैलकुलेशन करना है, तो दैट इज लिंक्ड विथ आईटीआर। वो किससे लिंक्ड हुआ है? आईटीआर से लिंक्ड हुआ है। और आईटीआर में जो आपने डब्ल्यूडीवी बोली होगी, डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। तो रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपने दिया हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो आपने दिया हुआ है इन द इनकम टैक्स रिटर्न, वो पकड़ा जाएगा एज अ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी, एज अ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी। तो आईटीआर से लिंक किया गया है। पहले क्या होता था, सीए को सर्टिफिकेट लिख के देना पड़ता था कि ये इतना ओरिजिनल कॉस्ट है या फिर डब्ल्यूडीवी है, तो हम इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। कोई बोलता था ये हम इसमें लेंगे, वो एसेट नहीं लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन कुछ नहीं था। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने उसको लिंक कर दिया आईटीआर को, क्योंकि आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो स्टैंडर्डाइज रिटर्न है। तो उसमें जो आपने फिक्स एसेट की डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू बचती है वो आपने डिक्लेयर की हुई है, वो पकड़ी जाएगी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी करके, दैट इज द लॉजिक, या फिर इक्विपमेंट करके। अगर मान लो कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं भरा क्योंकि आपकी फर्म नहीं है, मतलब अब तक आपने पिछले साल का रिटर्न नहीं भरा क्योंकि इस साल ही आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो आपको देना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आपको देना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सेल्फ डिक्लेरेशन देंगे और उस हिसाब से आपको आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे सर। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी टू हैव मीनिंग एज असाइंड इन द इनकम टैक्स रूल। तो इनकम टैक्स में जो प्लांट एंड मशीनरी का डेफिनेशन है वो ही डेफिनेशन इधर एप्लीकेबल है। तो क्या है वो, तो देखेंगे, आगे लिख लो सर। ऑल टेंजिबल एसेट्स, all tangible assets other than, all tangible assets other than land and building, all tangible assets other than land and building, furniture fixture, are included, furniture fixture are included। तो बेसिकली ऑल टेंजिबल एसेट्स मतलब सारे के सारे टेंजिबल एसेट, मतलब पेटेंट कॉपीराइट नहीं आएंगे, बाकी जो टेंजिबल एसेट है वो सब आएंगे, लेकिन उसमें लैंड बिल्डिंग नहीं होगा, फर्नीचर फिक्सचर नहीं होगा। तो सारे के सारे उठा लो टेंजिबल एसेट, उसमें से लैंड बिल्डिंग को हटाओ और फर्नीचर फिक्सचर को भी हटाओ। बढ़ेंगे सर आगे। आइटम स्पेसिफाइड इन एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 7(1) ऑफ एमएसएमई एक्ट टू बी एक्सक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अभी फर्दर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है। वो क्या एक्सक्लूड करना है सर आपको? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स। अभी चिमनी लगाई है तो चिमनी आपको नहीं लेनी है उसमें। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स या इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस टू बी एक्सक्लूडेड, ये नहीं आएगी। भले ही वो टेंजिबल एसेट है, नो डाउट, भले ही वो प्लांट मशीनरी है, लेकिन वो स्पेसिफिकली हटा दी गई है, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है। और आगे बढ़ेंगे सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मशीनरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मशीनरी, जो मशीनरी रिसर्च डेवलपमेंट में यूज होती है वो भी एक्सक्लूड की जाएगी। तो बेसिकली क्या क्या एक्सक्लूड होगा सर? पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट एक्सक्लूड हो गए, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस एक्सक्लूड हो गए, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो प्लांट मशीनरी यूज होती है वो भी एक्सक्लूड की जाएगी।
बढ़ेंगे सर आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, गाइडलाइंस फॉर कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर। अभी टर्नओवर कैसे निकालेंगे, तो टर्नओवर ये जो है वो लिंक किया गया है इनकम टैक्स और जीएसटी को। तो जो इनकम टैक्स रिटर्न में आपने टर्नओवर दिखाया है और जीएसटी के रिटर्न्स में आपने टर्नओवर दिखाया है, तो वो लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, तो वो इधर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आईटीआर का लिंक किया गया है, वैसे ही टर्नओवर को इनकम टैक्स रिटर्न और जीएसटी का लिंकिंग किया गया है। दूसरा जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपोर्ट टर्नओवर। एक्सपोर्ट टर्नओवर not to be included, export turnover not to be included, export turnover not to be included, export turnover इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर आप मान लो कि आप नए फर्म शुरू कर रहे हो तो आपके पास तो पिछले ईयर का टर्नओवर नहीं होगा, तो फिर से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो टर्नओवर कैसे कैलकुलेट होता है, तो टर्नओवर कैलकुलेट होता है बेसिकली इनकम टैक्स और जीएसटी के इधर से वो लिया जाता है। एक्सपोर्ट टर्नओवर कैलकुलेशन में नहीं आता। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपकी फर्म नहीं है तो आपको पिछला टर्नओवर तो नहीं होगा, तो इसके लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा। दैट इज द लॉजिक। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोट। अभी हमने क्या देखा कि पहली बार अगर हमको क्लासिफिकेशन करना है तो हम क्या बोल रहे थे कि मेरा माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ से कम होना चाहिए और एंड टर्नओवर 10 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर मीडियम में स्मॉल में मुझे जाना है तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के ऊपर होना चाहिए, लेकिन 10 करोड़ के 25 करोड़ के नीचे होना चाहिए। एंड इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए लेकिन 100 करोड़ के नीचे होना चाहिए। और अगर मीडियम बनना है तो इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम होना चाहिए एंड टर्नओवर 500 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ये एंड जो हम यूज कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन के लिए था। मतलब पहली बार जब मैं किसी एंटरप्राइज को एमएसएमई में क्लासिफाई करूंगा तो मुझे एंड यूज करना है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो ही वो उस कैटेगरी में आएगा। लेकिन अभी पहली बार क्लासिफिकेशन होने के बाद दूसरे साल या तीसरे साल या चौथे साल में हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली, उसको हम बोला कॉम्पोजिट क्राइटेरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर टू अप्लाई। बट जब आप अगले साल के लिए क्लासिफिकेशन करोगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने बोला अपवर्ड चेंज और डाउनवर्ड चेंज। अभी अपवर्ड चेंज क्या बोलता है, मतलब अगर नेक्स्ट ईयर में, अभी देखो नेक्स्ट ईयर में इफ सीलिंग लिमिट, मतलब जो लिमिट्स दी गई है इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की, वो एक भी लिमिट अगर क्रॉस कर जाता है तो उसको अगले कैटेगरी में ढकेलना है। अगर वो एक सीलिंग को ही क्रॉस कर जाता है तो उसको अगले कैटेगरी में ढकलना है, उसको प्रेजेंट कैटेगरी में नहीं रखना। तो इधर एंड का यूज खत्म हो गया। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, आप पहले लिख लो। इफ सीलिंग लिमिट्स ऑफ आइदर क्राइटेरिया इज पास्ट प्लेस्ड इन नेक्स्ट कैटेगरी, प्लेस्ड इन नेक्स्ट कैटेगरी, तो ऊपर अगर भेजना है मतलब अगले कैटेगरी में भेजना है, तो एक ही क्राइटेरिया अगर क्रॉस किया तो भी चलेगा। मतलब क्या, देखो अभी 31 मार्च 24 का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो है 1 करोड़ और टर्नओवर है 8 करोड़। मतलब मैं क्या हो गया, मैं हो गया माइक्रो, बराबर। 2.5 करोड़ के नीचे मेरा इन्वेस्टमेंट है एंड टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे है, तो मैं माइक्रो बन गया। अभी 31 मार्च 2025 को क्या हुआ, 31 मार्च 2025 को मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 1.5 सीआर और टर्नओवर हुआ 15 सीआर। मतलब अभी क्या हुआ है, मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 1.5 करोड़ और टर्नओवर हुआ 15 करोड़। अभी
स्मॉल बनने के लिए क्या लगता है? स्मॉल बनने के लिए इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के ऊपर होनी चाहिए और टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर होना चाहिए। लेकिन आरबीआई क्या बोलता है कि जब आप सेकंड ईयर क्लासिफिकेशन कर रहे हो या थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर छोड़ के अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, भले ही एक ही क्राइटेरिया उसने पास किया है, आपको उसको अगले क्लास में ढकेलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अभी इन्वेस्टमेंट भले ही 2.5 करोड़ के नीचे है, लेकिन मेरा टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जा रहा है, तो इसको मैं स्मॉल कैटेगरी में डाल दूंगा। तो सेकंड ईयर के लिए ये रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट ईयर के लिए ये रूल अप्लाई नहीं करना। सर आपको समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। तो बेसिकली 31 मार्च 2024 को इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, टर्नओवर 8 करोड़ था, तो मैंने माइक्रो का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, तो मैं माइक्रो बन गया। अभी मेरा 31/3/25 को टर्नओवर तो 10 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के नीचे ही है। लेकिन सेकंड ईयर क्लासिफिकेशन होने के कारण मेरा माइक्रो नहीं रहेगा, मैं स्मॉल में जाऊंगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ अपवर्ड चेंज। अपवर्ड चेंज, अपवर्ड चेंज उसको ही हम बोलते हैं ग्रेजुएशन, उसको ही हम बोलते हैं ग्रेजुएशन। पहले स्कूल में ही रहता था, अगर आप मतलब पहले जो टाइम था स्कूल का, तो ऐसे होता था कि 9th स्टैंडर्ड तक अगर 6 में से एक सब्जेक्ट रह गया तो भी आपको अगली क्लास में भेज देते थे कि ठीक है चलो रह गया तो अगले साल देखेंगे। वैसा ही है ये, अगले साल आपको देखना है तो एक भी क्रॉस किया तो भी चलेगा, दोनों क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। दैट इज अपवर्ड चेंज ग्रेजुएशन। तो हमने क्या लिखा है सर? इफ सीलिंग लिमिट ऑफ आइदर क्राइटेरिया इज पास्ड, प्लेस्ड इन द नेक्स्ट कैटेगरी, प्लेस्ड इन द नेक्स्ट कैटेगरी। बढ़ेंगे सर आगे अगले कंसेप्ट के ऊपर, डाउनवर्ड चेंज। अभी नीचे कब आएगा फिर वो देखो, नो यूनिट लिखो आप पहले, नो यूनिट शल बी प्लेस्ड इन लोअर कैटेगरी, मतलब नीचे वाली कैटेगरी, अनलेस बोथ द क्राइटेरियाज आर, अनलेस ऐसा लिखो, अनलेस इट गोज बिलो इन बोथ क्राइटेरियाज, अनलेस इट गोज बिलो इन बोथ क्राइटेरिया। मतलब नीचे लाने के लिए दोनों क्राइटेरिया में वो नीचे आना चाहिए। आगे लेने के लिए एक क्राइटेरिया सफिशिएंट है, लेकिन नीचे लाने के लिए 2 क्राइटेरिया उसको नीचे आना पड़ेगा, फिर वो नीचे हम ला सकेंगे। इसका आप एग्जाम्पल देखो, तो 31 मार्च 2024 मेरा इन्वेस्टमेंट था 1 करोड़, टर्नओवर था 8 करोड़ बराबर, तो मैं बन गया माइक्रो, तो मैं बन गया माइक्रो। अभी 31 मार्च 2025 को मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ ही था और टर्नओवर हो गया 15 करोड़, तो मेरे रूल के हिसाब से मैं बन गया स्मॉल। अभी क्या हुआ, अभी 31/3/2026 को मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और टर्नओवर 11 करोड़ है। मतलब इन्वेस्टमेंट तो वैसा ही है, लेकिन टर्नओवर अभी भी 11 करोड़ है, मैंने 10 करोड़ के नीचे में नहीं आया हूं। अभी 31 मार्च 2027 को मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ 80 लाख और टर्नओवर हो गया 8 करोड़। अभी मैंने दोनों क्राइटेरिया कम होगा, तो मेरा अभी क्राइटेरिया होगा माइक्रो। तो 31/3/24 को 1 करोड़ टर्नओवर था, सॉरी 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट था, 8 करोड़ टर्नओवर था, मैं माइक्रो बन गया। 31/3/25 को मेरा इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ था, लेकिन टर्नओवर 15 करोड़ हो गया, तो अपवर्ड चेंज के हिसाब से मैं स्मॉल बन गया। अभी 31/3/26 को मेरा इन्वेस्टमेंट तो 1 करोड़ है, टर्नओवर भी 11 करोड़ है, तो टर्नओवर 10 करोड़ के नीचे तो नहीं आया, तो इसलिए मैं स्मॉल ही रहूंगा। और अभी 31/3/27 को मेरा 80 लाख इन्वेस्टमेंट है और 8 करोड़ का टर्नओवर है, मतलब मैं दोनों क्राइटेरिया में नीचे आ चुका हूं, तो मैं बन जाऊंगा माइक्रो। तो नीचे आने के लिए दोनों क्राइटेरिया नीचे आना पड़ेगा,
और ऊपर जाने के लिए एक भी क्राइटेरिया ऊपर गया तो भी चलेगा, दैट इज द लॉजिक ऑफ अपवर्ड चेंज एंड डाउनवर्ड चेंज। लेकिन 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 ये सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है। पहले ईयर के लिए दोनों क्राइटेरिया लगना जरूरी है, दैट इज द लॉजिक। बढ़ेंगे सर अगले कंसेप्ट के ऊपर, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है, जॉब क्रिएशन, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब इंपॉर्टेंट है। एसएमई फाइनेंस, एसएमई मतलब क्या, स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल एंड माइक्रो फाइनेंस, बोथ फ्रॉम domestic and international level, domestic and international level is very crucial, domestic and international level is crucial। so SME फाइनेंस किधर से आना चाहिए, डोमेस्टिक से भी आना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल से भी आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। तो दैट इज द लॉजिक फॉर एमएसएमईज। अभी हमने एमएसएमईज का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट किया है। अभी अगले पार्ट में हम जो स्कीम्स अवेलेबल है एमएसएमईज को वो देखने वाले हैं, तो वो हम अगले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक के लिए हमने क्या क्या देखा सर, प्रायोरिटी सेक्टर का जो कंसेप्ट है वो देखा, और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का कंसेप्ट हमने देखा। तो हमने ये कंसेप्ट कंप्लीट किए हैं। अभी जो स्कीम्स है वो हम अगले पार्ट में देखने वाले हैं।